अगले आने वाले कुछ दिन बड़े मुश्किल होंगे। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू बड़ी जंग छेड़ना चाह रहे हैं, जो बातचीत वहां से नजर आ रही है। ईरानी राजदूत इराज इलाही ने भारत को मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बताया। उनका मानना है कि भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध है और भारत इस संघर्ष को रोकने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जंग का एक मसला यह है कि जंग से आप भाग सकते हैं, लेकिन जंग आपको पकड़ लेती है आके कहीं। कि दो रियासतों का आप जोग्राफिया देखिए, इजराइल का देखिए और भारत का देखिए। दोनों मालिक अपनी आज़ादी के बाद से लेकर बाकायदा उनकी जोग्राफियाई हदूद फैल रही हैं उनकी। करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? इजरायली फोर्सेस का भी ये स्टेटमेंट आई है और इसराइल की तरफ से कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसका क्या फायदा होता है कि जो आप सिर्फ दिखाने को या नाम करने को आप मिसाइल भेज दें, वहां पर अटैक कर दें, उसके बाद फिर वो जो करेंगे वो सिर्फ नाम दिखाने को नहीं होगा। इजराइल की तरफ से वो सही वाली स्ट्राइक करेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अगले आने वाले कुछ दिन बड़े मुश्किल होंगे। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू बड़ी जंग छेड़ना चाह रहे हैं, जो बातचीत वहां से नजर आ रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इकट्ठे रहना है, आपने डिवाइड नहीं होना, आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने अपनी फौज के पीछे खड़े होना है, हुकूमत के पीछे खड़े होना है। ये दो पैगाम उन्होंने दिए हैं। उसके साथ ही जो यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के वजीर आजम है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डाउनिंग स्ट्रीट पर, और वहां से उन्होंने इसराइल की गैर मशरूत सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि बरतानिया पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है। इसी तरह का ऐलान जाहिर है अमेरिका की तरफ से है। इसी तरह का ऐलान जो है वो कनाडा की तरफ से भी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरह का ऐलान किया। और अभी आप देखेंगे आने वाले चंद घंटों में, आज शाम तक आप देखेंगे कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, मासवाए शायद कोई इक्का दुक्का जगह हो, पूरी तरह से भरपूर तरीके से इसराइल की पुश के ऊपर खड़ी होगी इस सारे मामले में। ईरानी राजदूत इराज इलाही ने भारत को मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बताया। उनका मानना है कि भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध है और भारत इस संघर्ष को रोकने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। इजराइल के साथ इसके अच्छे संबंध है और जैसा पीएम मोदी ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं। भारत जिसके दोनों पक्षों ईरान और इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध है, ये इजराइल को क्षेत्र में अपनी क्रूरता को रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। जंग का एक मसला यह है कि जंग से आप भाग सकते हैं, लेकिन जंग आपको पकड़ लेती है आके कहीं ना कहीं। और आपको याद हो, पिछले जब चंद हफ्तों पहले ईरान ने बाकायदा वार्निंग दे के जो इजराइल को अटैक किया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ईरान उस वक्त भी बाकी सब जो मैसेज दिए, एक साथ मैसेज ये भी दिया था कि हम जंग चाहते नहीं, हम जंग करना चाहते नहीं हैं। और फिर आपने देखा कि जो लेबनान में हुआ पिछले एक हफ्ते 10 दिनों के दौरान, उस पर भी ईरान का रिस्पांस फर्बल से ज्यादा आगे नहीं आया। और जब ये अपने जो प्रेसिडेंट है वो भी रिपोर्टेड ये है कि अपने बंकर्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। मसला ये है कि ये हम थोड़ा भूल जाते हैं। मैं थोड़ी सी आपको याद दिलाने के लिए करा दूं कि ट्रंप के दौरान में एक छोटी सी चेंज हुई थी जिसको हमने ज्यादा नोटिस नहीं किया था। सेंटकॉम का जो दायरे इख्तियार जैसो कह लीजिए, जहाँ पर जिम्मेदारियाँ थी, वो पाकिस्तान से लेकर इसराइल से शॉर्ट खत्म हो जाती थी। लेकिन ट्रंप के दौर में इसराइल को भी उसके साथ शामिल कर लिया, यूरोपियन कमांड से निकाल के वहाँ पर डाल दिया। इसकी वजह क्या थी, क्यों किया गया था ये? पाकिस्तान से इसराइल तक बीच में जितने भी ममालिक हैं वो सब इसमें शामिल हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये हमने गौर नहीं किया उस वक्त से भी। और के बाद की जो हालात हैं ये बड़े वाज़ेह कर रहे हैं कि इसराइल एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत काम कर रहा है और गजा से लेकर लेबनान में जो कुछ हो रहा है और जो ईरान की रिस्पॉन्स अभी तक आई है, उससे पहले देखिए ना कैसे उनके जो साइंसदान थे वो मारे गए, उनकी जो न्यूक्लियर असासे थे उनको भी उन्होंने अटैक किया। उनके मकासद तो ये जंग आमद होगा जी, मजबूरी के तहत तो जंग लड़ी जाए, उसमें फिर आपकी जो फतह है उसकी तो आप भूल जाइए, फिर आप अपने आप दिफा कर लें तो बड़ी गनीमत होती है। अच्छा, तो क्या फिर ये एक गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगी? क्योंकि जल साहब, आप इस तरह आबादियों को चलें आमने सामने, फौज तो जब लड़े तो वो है, लेकिन फिर जाहिर अगर वो ऑक्यूपाई करता है, लेबनान को ऑक्यूपाई करता है,
तो फिर एक किस्म की गुरिल्ला वार शुरू हो जाएगी, वो वियतनाम वाला काम ही शुरू हो जाएगा। देखिए, ये हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने सारे सिलसिले को अप्रोच किया है, देखिए पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह के जो मेन लीडरशिप थी काफ़ी सारी उसमें से निशाना बना दी उन्होंने, और उनको रीग्रुप करने का टाइम ही नहीं दिया। जब हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया उसके बाद रीग्रुप करने का टाइम नहीं दिया उन्होंने, फ़ौरन वो लेबनान पे चढ़ दौड़े हैं ताकि बिफोर हिजबुल्लाह रीग्रुप्स और दोबारा वो उस पोजीशन में आए तो लेबनान की वो जो पोजीशन थी जिससे वो खतरा था हमेशा एक अपने फ्लैंक से। जनरल साहब, जो नजर आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि इजराइल रुकेगा नहीं, एक एक करके निशाना बनाएगा और मिस्र जाएगा, मिस्र के बाद जो है वो इराक जाएगा, करबला से होता हुआ सऊदी अरब तक जाएगा। क्या आपको नजर आता है दरिया नील से दरिया फरात तक जो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है वो उसकी तकमील पर उसने काम शुरू कर दिया है इजराइल ने? जो आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। देखिए, दो रियासतों का आप जोग्राफिया देखिए, इजराइल का देखिए और भारत का देखिए। दोनों ममालिक अपनी आज़ादी के बाद से लेकर बाकायदा उनकी जोग्राफियाई हदूद फैल रही हैं उनकी, और ये जो पहले ख्याल था कि हिजबुल्लाह और हुतीज और ये सब मिलकर कुछ काम कर सकेंगे, अब देखिए उनको भी उन्होंने आस्ता उनकी कमर तोड़ दी है। तो इजराइल तो अपने मकसद पे चल रहा है, वो चलता रहेगा। हम अगर इस बात को ना लेकिन सर इस तरह वो अपना मकसद पूरा करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलमे इस्लाम कहाँ रहेगा फिर? क्या आलमे इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलमे इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब देखिए तो ये मिडल ईस्ट के जो इख्तलाफात हैं आपस में, और जिस तरीके से आप देखिए बाकी इनके जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इजराइल ने बड़ी जबरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है, अभी यूएई में कायम कर किया उन्होंने। अगर हमारे समय का हिटलर अपनी क्रूरता बंद कर देता है तो उसके देश को परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। अब ये तो था ईरान के राजदूत का बयान, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के साथ इजराइल और ईरान दोनों के संबंध बेहद घनिष्ठ हैं। जहां एक तरफ भारत का इजराइल के साथ रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग गहरा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी भारत के पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसी के चलते ईरान की उम्मीदें भारत से हैं कि वो इजराइल को अपनी शत्रुता को रोकने के लिए मनाए। दरअसल ईरान ने संकेत दिए हैं कि भारत अपने कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करके शांति स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। इजरायली फोर्सेस का भी ये स्टेटमेंट आई है और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी किसी का बाल भी बीका नहीं हो सका ईरान के इस हमले के बाद। अब ईरान ने साथ ही ये कह दिया इस हमले के बाद कि अब ये हमने हमला कॉन्क्लूड कर दिया, यानी जो हमने करना था वो कर दिया है और हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये रिवेंज लेना चाहते थे, तो हमने ये कर दिया। तो इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू का ये कहना है कि नहीं, इस तरह ख़त्म नहीं होगा। अब ईरान को ये जो उसने 200 मिसाइल मारे हमारे ऊपर, इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। तो देखिए इससे ये पता चल रहा है कि ईरान क्या करता है। देखिए इससे पहले क्या हुआ है, ईरान ने इससे पहले भी जब ड्रोन भेजे थे तो भेजने के फ़ौरन बाद उसने कहा बस हमने जो करना था नाउ दैट इज़ ओवर। अभी भी ईरान यही कह रहा है इट्स ओवर नाउ, हमने करना था। इजराइल भी ये कह रहा है कि उसने ये हमला किया, मिसाइल फेंके, जिसका हमें कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा और किसी का जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो तो ये कह रहा है कि अब ओवर हो गया, लेकिन नेतन्याहू का ये कहना है कि इसको हम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि इजराइल इसका जवाब देगा। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं, अगर हम इस पे डिबेट करें कि क्या इजराइल इसका जवाब देगा, तो इजराइल इसका जवाब देगा। पहले भी ऐसा हुआ था कि जब ये सब हुआ था तो ईरान ने इस तरह से ड्रोन फेंके थे, फिर कहा था कि इसके बाद अब ये एक तरफ से अगर आप करके ये कर दें तो देखें इसके अंदर जो खामनाई है उन्होंने ट्वीट की, खामनाई ने ट्वीट क्या की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक पिक्चर बनाकर और जिसमें हमला हुआ है और मिसाइल गिर रहे हैं वो डाल दी अपने ट्विटर पर। वो रीट्वीट तो बहुत ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली जितना भी सपोर्ट करते हैं जो लोग ईरान को, उन्होंने उसको ट्वीट किया। लेकिन भाई आप सही वाली तस्वीर भेज देते,
खामनाई साहब, आप असली तस्वीर भेजते जो आपने हमला किया, मिसाइल मारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर बनाकर क्यों भेजी है? दैट इज अनबिलीवेबल। लेकिन इससे होगा ये कि ईरान के लोगों पर असर पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, इजराइल इसका वेट कर रहा था। इजराइल को तो इंतजार था कि ईरान की तरफ से हमला किया जाए ताकि अब वो लॉन्च करें एक स्ट्राइक। अच्छा, वो जो स्ट्राइक लॉन्च होगी उसका किसको नुकसान होगा? ईरान के लोगों को। अब ईरान के लोगों को प्राइस पे करनी पड़ेगी, खामनाई को प्राइस पे नहीं करनी। खैर देखिए ना कैसे हिजबुल्लाह का जो लीडर हसन नसरुल्लाह, उसकी मौत की आपने सारे जो भी हुआ है वहाँ पर वो आपने देखा। तो वही अब खामनाई के बारे में तो कह रहे कि जो लीडर हैं उन्होंने अपने पेजर्स और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना छोड़ दिए हैं, तो उनको भी ये पता है। लेकिन ये एक आप कह लें एक तरह का रिचुअल है या ये एक तरीक़ेकार है कि ईरान की तरफ से ये कहकर पहले ये किया गया कि मेहमान को मारा गया इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो देखिए ऐसे उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो आप सिर्फ दिखाने को या नाम करने को आप मिसाइल भेज दें, वहाँ पर अटैक कर दें, उसके बाद फिर वो जो करेंगे वो सिर्फ नाम दिखाने को नहीं होगा इजराइल की तरफ से, वो सही वाली स्ट्राइक करेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।